नमस्कार, अभिनंदन। कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आप अपना MTP 2 भाग 2 तक कर चुके होंगे। आज हम भाग 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला प्रश्न जो करने जा रहे हैं वह है कि प्रश्न के सही उत्तरों का चुनाव करें। इस प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र को हल करते हुए। पहला प्रश्न, अप्पू ने फीस के पैसों से क्या खरीदा? अप्पू को जो फीस के पैसे मिले थे उससे उसने क्या खरीदा? अप्पू ने फीस के पैसों से, आप तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे, तीनों विकल्प पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने कंचे खरीदे थे। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत कवि कहाँ पर खड़ा था? मुंडेर पर, छत पर या आंगन में? मुंडेर पर खड़ा था। बड़े मियाँ का दूसरा नाम क्या था? तूफान मेल, शताब्दी मेल या बब्बन? बड़े मियाँ का दूसरा नाम तूफान मेल था, क्योंकि वह तूफान मेल की तरह जब बोलना शुरू करते थे तो उन्हें चुप कराना पड़ता था। नई मोरनी का क्या नाम था? नई मोरनी लेखिका जो एक बार मोर और मोरनी का जोड़ा लेकर आई थी और फिर दोबारा उन्होंने एक और मोरनी को लिया था, उसका नाम क्या था? कुब्जा। उसका नाम था कुब्जा। द्वार पर कौन खड़े थे? ये आपके भोर और बरखा वाले पाठ से लिया गया है और उस समय कविता के आधार पर द्वार पर सुर और नर खड़े थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। पहला शब्द है पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन करें, यानी कि ब्रज की सुबह कैसी होती थी इसका वर्णन मीराबाई के पद के आधार पर करें। तो ब्रज की जो भोर थी वो कैसी थी, हमें यहाँ उसका वर्णन करना है कि पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर सुहानी होती थी। उस समय गोपियों के कंगनों के झनकारे सुनाई देते थे, क्योंकि उस समय वे दही मथ रही होती थी। इसके अतिरिक्त ग्वालों का कोलाहल और जय जयकार का शब्द चारों ओर सुनाई देता था तथा माखन और रोटी की महक चारों तरफ रहती थी, क्योंकि उस समय वो सब वहाँ माखन और रोटी ही खाया करते थे। अगला प्रश्न कि लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थीं? लेखिका को नीलकंठ की विभिन्न चेष्टाएं बहुत भाती थी, जैसे उसका पंख फैलाकर नाचना, तिरछी नजरों से देखना और लेखिका के हाथों से हौले हौले दाने चुगना। अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हुए आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी बेचैन हो उठा और उसकी ऐंठ जो है वो दबे पांव भाग गई। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समाने लगे तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की कल्पना में समाने लगे तो जार आकाश जितना विशाल हो गया और अप्पू उस जार के अंदर ही समा गया। व्याकरण भाग की तरफ बढ़ते हुए पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है परिभाषाओं का, कि आप परिभाषा लिखें और उदाहरण सहित। तो यहाँ पर आपसे क्रिया एवं काल की परिभाषा पूछी गई है। क्रिया एवं काल, सबसे पहले क्रिया
किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, कूदना, हंसना आदि। अब दूसरी परिभाषा है काल। क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। और काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस प्रकार से आपको इन परिभाषाओं को लिखना होता है। अगला प्रश्न है जिसमें आपसे अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी बहुविकल्पीय। विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं, बीच में करते हैं या अंत में? तो इसका उत्तर है कि प्रारंभ में किया जाता है। मेरी पुकार सुन लो, हे राम, हे भगवान या दोनों। इस रिक्त स्थान में दोनों ही आ सकते हैं। हे राम भी आ सकता है और हे भगवान भी आ सकता है। 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक? 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। खूब मेहनत करो, परीक्षा में प्रथम आओ। रिक्त स्थान अन्यथा, इसलिए या ताकि। खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। मजदूर पेड़ के डैश बैठा है, संबंध बोधक शब्द लिखना है नीचे और क्योंकि। मजदूर पेड़ के नीचे बैठा है। अब आज आप इस अभ्यास प्रश्न पत्र के इतने ही हल को करेंगे। आगे का अभ्यास प्रश्न पत्र हम अपनी अगली वीडियो द्वारा समझेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।